Hello everyone, this is Dheeraj Suri and I welcome you all in Dheeraj Suri classes. So today I'm going to discuss with you the new syllabus of Introductory Microeconomics for BA Economics Honors Semester 1 दिल्ली यूनिवर्सिटी 2023। देखिए, आपको जैसे पता है लास्ट ईयर डीयू ने एक नया करिकुलम लॉन्च किया था जिसको कहते हैं UGCF, और लास्ट ईयर डीयू ने एक नई बुक लगवाई थी इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स के लिए एस मोगलू की। और उससे पहले इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टूडेंट जो हैं वो मैनकीव की रीडिंग पढ़ा करते थे। अब उन्होंने वापस से मैनकीव की रीडिंग को लगा दिया है, लेकिन जो चेंजेस लास्ट ईयर कोर्स में किए थे लगभग उनको वापस रखा है। यानी जो नए टॉपिक्स ऐड किए थे, टॉपिक्स तो उन्होंने वापस अपने पास रखे हैं सिलेबस में, लेकिन रीडिंग वापस मैनकीव लगा दी, क्योंकि शायद मैनकीव का ऑर्डर ज़्यादा सिस्टमेटिक है एस मोगलू से। तो अभी हम लोग आज ये डिस्कस करने वाले हैं कि इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स में हमको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सी बुक से पढ़ना है। कोर्स का स्ट्रक्चर जैसे मैंने बताया जो लास्ट ईयर चेंज किया था डीयू ने, स्ट्रक्चर तो लगभग वही रखा है, कंटेंट सेम है, मगर अब बुक जो है वो लगा दी है मैनकीव। उसके जगह पे ऑब्वियसली जब बुक्स बदलती हैं इकोनॉमिक्स में तो कंटेंट में वेरिएशंस होते हैं, मगर ब्रॉडली देखा जाए तो कंटेंट ऑलमोस्ट सेम है। आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर अपनी वेबसाइट खोल रखी है www.primeacademy.in। यहाँ पे आप जब जाएंगे primeacademy.in में तो आप देखेंगे ये जो यूजी कोर्सेज़ करके मेन्यू है, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़। यहाँ पे इकोनॉमिक्स ऑनर्स डीयू में आइए, इको ऑनर्स सेमेस्टर 1 में आइए, और फिर ये सबसे ऊपर है इंट्रोडक्टरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। इस पर जब आप क्लिक करते हैं तो ये आपको माइक्रो इकोनॉमिक्स के पेज पर लेकर आ जाएगा। आज मैं आपके साथ 2-3 बातें डिस्कस करूंगा। एक बात तो ये है कि हम लोग अपनी कोचिंग में आपको क्या क्या ऑफ़र करते हैं, आपको कौन कौन सी बुक्स को रेफ़र करना है इस कोर्स को पढ़ने के लिए, और डिटेल में सिलेबस क्या है। जैसा कि मैं हर बार ये बात फर्स्ट वीडियो में बच्चों को बताता हूँ कि हम लोग अपनी कोचिंग में क्या क्या बच्चों को ऑफ़र करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो है कि आपको फुल कोर्स के डिटेल वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे। जो भी हमारा करिकुलम है डीयू ने जो हमको दिया है, हर एक टॉपिक के डिटेल वीडियोस आपको मिलेंगे। वीडियोस के 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है कंसेप्ट्स का, जहाँ पे जो कंसेप्ट्स हैं वो डिस्कस करते हैं। कंसेप्ट्स डिस्कस करने के बाद सेकंड पार्ट में हम लोग क्वेश्चंस पे आते हैं, जो डीयू ने पिछले 15-20 साल में क्वेश्चंस पूछे हैं उस टॉपिक के ऊपर। क्योंकि मैं यहाँ पर डीयू के स्टूडेंट्स को प्राइम एकेडमी में 1996 से पढ़ाता हूँ, तो लगभग 26-27 साल मुझे हो गए यहाँ पे पढ़ाते हुए। तो आई हैव द कलेक्शन ऑफ पास्ट ईयर पेपर्स, और वो मैंने अपने स्टडी मटेरियल में लगा दिए हैं। तो वो जो क्वेश्चंस हैं सेकेंड सेट ऑफ वीडियोज़ में उन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। थ्योरी क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, उनके अलग सेक्शंस हैं, उनको सॉल्व करते हैं। थर्ड सेक्शन जो हम लगाते हैं वो लगाते हैं जो आपकी रीडिंग्स हैं इस पर्टिकुलर कोर्स की, जो बुक्स आपको रेफ़र करनी है उसके जो बैक क्वेश्चंस हैं उनके सॉल्यूशन वीडियोस आपको प्रोवाइड करते हैं। तो कंसेप्ट पढ़ने के बाद, पास्ट ईयर्स करने के बाद, रीडिंग के बैक क्वेश्चंस करने के बाद, फिर ऐसा नहीं हो सकता कोई चीज़ आपकी ऐसी हो जो आपको एग्ज़ाम में ना आती हो, कुछ ऐसा क्वेश्चन आ जाए जो आप फेस करना ना जानते हो, तो फिर सबके लिए सब कुछ आपके लिए केक वॉक की तरह रहेगा। तो पहली बात तो ये है। दूसरी चीज़ जो हम प्रोवाइड करते हैं वो पीडीएफ फॉर्म में हम लोग आपको अपना स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करते हैं। मैं अभी दिखाऊंगा आपको, एक चैप्टर का पीडीएफ हमने यहाँ वेबसाइट पर लगाया हुआ है। बाकी जब आप ज्वाइन करेंगे तो पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा, पीडीएफ सब मिल जाएंगे आपको। पीडीएफ फॉर्म में आपको स्टडी मटेरियल मिलेंगे। इसमें हमने नोट्स बना के लिखे होते हैं। बच्चों को अक्सर ये बात रहती है, सर हम नोट्स बनाना चाहते हैं, नोट्स बनाने में समय लगता है, कुछ रेडीमेड कंटेंट मिल जाए तो उतनी मेहनत बच जाएगी। तो आपको अभी दिखाऊंगा, हम लोग अपनी तरफ से पीडीएफ नोट्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें हर टॉपिक के हमने माइनर से माइनर और मेजर पार्ट्स को लिखा हुआ है। आप वहाँ से उनको एग्जैक्टली लर्न कर सकते हैं, याद कर सकते हैं। उसके अलावा उसमें जैसे मैंने बताया जो पास्ट ईयर्स के क्वेश्चन है उसकी कलेक्शन है। थ्योरी क्वेश्चंस अलग हैं, न्यूमेरिकल्स अलग हैं, एमसीक्यूज़ जहाँ पे रेलेवेंट है एमसीक्यू क्वेश्चंस अलग हैं। तीसरी चीज़ जो हम प्रोवाइड करते हैं, जब बच्चा ऑनलाइन पढ़ता है, वीडियो से पढ़ रहा है, तो वीडियो से पढ़ते पढ़ते उसको ऐसा हो सकता है कि लगे कि सर मैं कुछ बात समझ नहीं पाया, कुछ ऐसा क्वेश्चन मेरे सामने आ गया जिसका आंसर मुझे समझ नहीं आ रहा, आपने जो वीडियो में किया मैं समझ ही नहीं पा रहा हूँ क्या चल रहा है।
अब डाउट्स पूछने हैं, तो डाउट्स पूछने के 3 रास्ते हैं। हमने वेबसाइट पे एक प्लेटफॉर्म बच्चों को दिया होता है जिसका नाम है डिस्कशन फोरम। यहाँ पे आके स्टूडेंट्स अपनी क्वेरीज़ को पोस्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स को लिख सकते हैं, फ़ोटो खींच के अपलोड कर सकते हैं, वॉइस नोट रिकॉर्ड करके डाल सकते हैं, कोई शॉर्ट वीडियो डाल सकते हैं, अपनी क्वेरी को पोस्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप तो सभी को आता है, हमसे ज़्यादा आप लोगों को चलाना आता है। व्हाट्सएप पे आप अपनी क्वेरी पूछ सकते हैं, कॉल करके पूछ सकते हैं। अभी तो आपने क्वेरी हम तक पहुंचा दी, किसी मीडियम से पहुंचाइए आप, चाहे डिस्कशन फोरम से पहुंचाइए, चाहे व्हाट्सएप से, चाहे कॉल से। फिर हम लोग लाइव सेशन सबनी रखते हैं, और लाइव सेशन से फिर आप ज्वाइन करते हैं। लाइव सेशन में 1-to-1 इंटरेक्शन होता है, आप क्वेश्चन पूछते हैं, मैं आंसर, जैसे जूम मीटिंग सबको पता है कैसा कंसेप्ट है। तो लाइव सेशन में हम लोग आपकी क्वेरीज़ को आंसर करते हैं, आप क्वेश्चन पूछेंगे, जो भी आपकी क्वेरीज़ हैं मैं यहाँ पे उसको आंसर करूँगा। तो आपकी कोई भी जो क्वेरीज होंगी सब्जेक्ट को लेकर, किसी चैप्टर को लेकर, किसी टॉपिक को लेकर, किसी क्वेश्चन को लेकर आप पूछेंगे, हम आपको आंसर करेंगे उसका, राइट। इसके बाद हम लोग जो है आपको मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं वेबसाइट पे, वो भी दिखाऊंगा अभी मॉक टेस्ट भी आपको यहाँ पर। मॉक टेस्ट 2 तरह के होते हैं, एक होते हैं एमसीक्यू फॉर्मेट में, वो हर चैप्टर के मॉक टेस्ट हमने ऑलरेडी लगाए हुए हैं, आप चैप्टर कंप्लीट कीजिए, एमसीक्यू टेस्ट अटैम्प्ट कीजिए। एमसीक्यू टेस्ट को अटैम्प्ट करना इसलिए ज़रूरी होता है बच्चों, क्योंकि देखिए सब्जेक्टिव में क्या है कि आप आंसर आधा जानते हैं, अधूरा जानते हैं, आप लिख देते हैं, कुछ मार्क्स मिल जाते हैं। लेकिन मल्टीपल चॉइस में एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन है, कोई एक सही है, 3 गलत है। ऐसा लगता है ऑप्शन ए भी सही है, ऑप्शन बी भी सही है, या किसी को लगेगा बी और सी सही है। तो वहाँ पे कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितनी है स्टूडेंट्स को, वो ईजिली जज किया जा सकता है, ठीक है। तो आप अपनी कंसेप्ट्स की क्लैरिटी को चेक कर सकते हैं एमसीक्यू टेस्ट के थ्रू, कि मैं कितना सही समझा हूँ चीज़ों को, या क्या क्या और मुझे समझना अभी बाकी है। इसके अलावा सब्जेक्टिव टेस्ट हम लोग स्टूडेंट्स को प्रोवाइड करते हैं। सब्जेक्टिव में हमने हर चैप्टर के टेस्ट बनाए हुए हैं। स्टूडेंट ऑन डिमांड जब बोलता है सर मैं इस चैप्टर का टेस्ट, क्योंकि देखिए सबकी अलग अलग लेवल पे चल रही होती है प्रिपरेशन, कोई चैप्टर 1 पे होता है, कोई चैप्टर 2 पे होता है, कोई 5 पे होता है, कोई 6 पे होता है। तो कॉमन टेस्ट अनाउंस करने पर बच्चे जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे कि सर मैंने अभी चैप्टर 1 किया ही नहीं है तो मैं कैसे आपका टेस्ट दे दूँ। तो ये ऑन डिमांड रहता है। जब आप बोलेंगे सर मैंने चैप्टर 1 कर लिया, मैं इसका टेस्ट देने को रेडी हूँ, तो हम आपको टेस्ट मेल करते हैं, आप उसका सॉल्यूशन लिखते हैं। सॉल्यूशन हमको फ़ोटो खींच के स्कैनर्स वगैरह से आप हमें मेल करते हैं। मैं पर्सनली सभी टेस्ट को चेक करता हूँ, उस पर रिमार्क्स लिखता हूँ, फिर वापस आपको मेल कर देता हूँ। तो ये एक प्रोसीजर है टेस्टिंग का, ठीक है। तो ये सब कंटेंट हम लोग आपको प्रोवाइड करते हैं, जिसमें मैंने बताया वीडियो लेक्चर्स हैं, आपको पीडीएफ नोट्स मिलते हैं। नोट्स के अंदर जो पास्ट ईयर्स हैं, आपको अलग से 10 ईयर की ज़रूरत नहीं पड़ती। फिर इको ऑनर्स में एक समस्या ये है कि बच्चे 10 ईयर खरीद के ले आते हैं, तो 10 ईयर में क्वेश्चंस भी गलत होते हैं, आंसर तो क्या सही होंगे, आंसर तो गलत होते हैं, क्वेश्चंस भी गलत टाइप हो रखे होते हैं। तो आपको 10 ईयर खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कोई कंटेंट खरीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जो हमने आपको नोट्स प्रोवाइड किए हैं अभी दिखाऊंगा आपको, उसके बाद कुछ और करने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब लेक्चर्स के बाद, कंटेंट पीडीएफ के बाद आपको मैंने बताया हम लाइव सेशंस कंडक्ट करते हैं। आपकी सारी की सारी क्वेरीज, जितनी भी क्वेरीज होंगी आपकी, 1 हो चाहे 1000 एक हो, सभी क्वेरीज का हम आंसर करते हैं। तो आप निश्चिंत रहेंगे कि आप जब ज्वाइन करेंगे, कोर्स सब्सक्राइब करेंगे, तो हर तरह से आपको हम लोग सपोर्ट करते हैं, असिस्ट करते हैं, ठीक है जी। अब आपको मैंने 2 चीज़ें, अभी एग्ज़ाम पैटर्न पे आऊँगा एंड में, 2 चीज़ें मैंने आपको बतानी है। एक तो कि हमारा स्टडी मटेरियल जो हम प्रोवाइड करने वाले हैं, उसका एक चैप्टर मैंने यहाँ पे लगाया है डेमो पीडीएफ। आप इस पर क्लिक करेंगे, आपको डेमो पीडीएफ मिल जाएगा। मैं यहाँ पे आपको दिखा देता हूँ। देखिए इस तरह से आपको पीडीएफ हम लोग प्रोवाइड करते हैं। जैसे एक चैप्टर 4 है डिमांड सप्लाई एंड इक्विलिब्रियम, इसमें हमने सभी कंसेप्ट को लिखा हुआ है क्वेश्चन आंसर फॉर्म में। किसी चैप्टर में मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्म में लिखा है, किसी में पॉइंट टू पॉइंट लिखा है, पॉइंट नंबर 1 ये टॉपिक है, पॉइंट नंबर 2 ये टॉपिक है, थ्योरी लिख के दी हुई है आपको। थ्योरी जहाँ पे ख़त्म होगी, जैसे अभी चल रही है थ्योरी, अलग अलग सब टॉपिक्स चल रहे हैं, थ्योरी जहाँ पे ख़त्म होगी उसके बाद आप ये थ्योरी क्वेश्चंस, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस, क्योंकि ये खुद ही क्वेश्चन आंसर फॉर्म में है तो इसमें क्वेश्चंस लिखे हैं, साथ में उसके आंसर भी लिख दिए हैं। वरना क्या करते हैं हम लोग, जहाँ क्वेश्चन ख़त्म करते हैं, जहाँ थ्योरी ख़त्म करते हैं, वहाँ पे क्वेश्चंस लिखते हैं। जैसे क्वेश्चन जो एग्ज़ाम में आए हुए हैं, आप देख रहे हैं, ये क्वेश्चन 2011 में आया था। जो भी इस टॉपिक के क्वेश्चंस कभी एग्ज़ाम में आए हैं वो सब आपको हम लोग प्रोवाइड कर देते हैं। चलते जाएंगे, नोट्स आगे बढ़ते जाएंगे, डिटेल में आपको हर टॉपिक के नोट्स,
डायग्राम, एक्सप्लेनेशन, सब चीज़ यहाँ पे मिलती है। ठीक है, ये वो क्वेश्चंस हैं जो हमने डेलिबरेटली कुछ अनआंसर्ड छोड़े हैं। ये इसलिए अनआंसर्ड छोड़े हैं कि आप इनको प्रैक्टिस करेंगे, और अगर आपको प्रैक्टिस करने में कुछ इनके आंसर्स ढूंढने में दिक्कत आती है तो फिर इसलिए लाइव सेशन ताकि आके डिस्कस कर सकें। फिर सेकंड टॉपिक, फिर थर्ड टॉपिक, इस तरह चलता रहेगा। और मतलब ये एक चैप्टर के नोट्स हैं, ऐसे सभी चैप्टर के नोट्स आपको मिलने वाले हैं। और जब ये ख़त्म होगा एंड में जाके फिर ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं और न्यूमेरिकल्स। इस टॉपिक में न्यूमेरिकल्स कम होते हैं बेसिकली, आगे जो टॉपिक आएगा इलास्टिसिटी उसमें न्यूमेरिकल्स ज़्यादा होंगे। मैं अभी टॉपिक्स बताऊंगा आपको, कोर्स बताना है। तो ये इस तरह से हम आपको प्रोवाइड करते हैं अपना PDF फॉर्मेट में कंटेंट पूरा का पूरा। इसके अलावा मैंने आपसे कहा था कि आपको अगर मॉक टेस्ट जैसे हम आपके कंडक्ट करते हैं, तो मॉक टेस्ट के लिए भी हमने एक मॉक टेस्ट यहाँ लगाया हुआ है। आप उस पर क्लिक करके टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। ये तो अभी उनके लिए जिन बच्चों ने कोर्स सब्सक्राइब नहीं किया है। जब आप कोर्स सब्सक्राइब कर लेंगे तो आपके पास सभी चैप्टर के मॉक टेस्ट होंगे। बस मैं दिखाना चाहता हूँ मॉक टेस्ट किस तरह से हम लोग कंडक्ट करते हैं। जैसे आपने यहाँ पे स्टार्ट पे क्लिक किया तो पहले तो ऑब्वियसली आपसे आपकी डिटेल्स मांगेगा। मैं कुछ डिटेल्स रैंडमली एंटर कर देता हूँ। मैंने डिटेल्स एंटर कर दी। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस यहाँ पे 10 मिनट का टाइम है। कोई टेस्ट 10 मिनट का होता है, कोई 15 मिनट का, कोई 20 मिनट का, डिपेंड करता है। तो जैसे आपने आंसर किया, फिर आगे चलेंगे। आगे चलते मैं सभी आंसर नहीं बताऊँगा वरना तो टेस्ट का पर्पज़ ही ख़त्म हो जाएगा। अब सभी क्वेश्चंस को आंसर करेंगे, आगे चलते जाएंगे। एंड में जाके जब आप सबमिट कर देंगे अपने सभी आंसर्स को, तो आपको ये रिज़ल्ट प्रोवाइड करता है कि आपने जो आंसर्स किए हैं उनमें से कितने सही हैं, कितने गलत है। मैंने कोई आंसर तो किया नहीं, मैंने तो बस खाली आगे फॉरवर्ड कर दिया इसको। तो इस तरह से आपको रिज़ल्ट मिलेगा कि आपने क्या किया, क्या सही था, क्या गलत था। ये रिज़ल्ट आपके पास भी जाता है और ये रिज़ल्ट मेरे पास भी आता है कि स्टूडेंट ने ये जो टेस्ट किया उसमें क्या गड़बड़ी की है। जब ये रिज़ल्ट मेरे पास आता है तो उसके बाद फिर जो स्टूडेंट्स के ज़्यादातर टेस्ट गलत हो रहे होते हैं, मैं उनसे कांटेक्ट करता हूँ, बात करता हूँ कि भाई साहब कहाँ गलती है, क्या गड़बड़ चल रही है जो आपके आंसर सही नहीं आ रहे हैं। ठीक है, तो ये तो कंटेंट हो गया जो हम प्रोवाइड करने वाले हैं। वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे आपको, PDF नोट्स, लाइव सेशंस, मॉक टेस्ट, MCQ फॉर्म में, सब्जेक्टिव टेस्ट मिलेंगे आपको। ये सब चीज़ें आपको मिलने वाली हैं। अब सेकेंड पार्ट है कि हमको बुक्स कौन सी पढ़नी है। देखिए DU ने, जैसे मैंने बताया अभी आपको, अभी रिसेंट में मीटिंग की है। 8 अगस्त 2023 को DU ने मीटिंग करके ये नया जो सिलेबस है हमारे सामने रखा है। सिलेबस तो वही एक है, रीडिंग चेंज कर दी है। अब हमको जो बुक्स पढ़नी है, प्राइमरीली हमको पढ़नी है मैनकीव और हमको पढ़नी है दीक्षित। पिछले साल इन्होंने एसमोगलू लगाई थी, अब उसको रेफरेंस में रख दिया है। आप चाहें वहाँ से चीज़ों को रेफ़र कर सकते हैं, बट प्राइमरी टेक्स्ट के फॉर्म में आपको पढ़ना है मैनकीव। मैं आपको सजेस्ट ये करूँगा कि एसमोगलू के जो बैक क्वेश्चंस हैं वो भी आप ज़रूर देखें। हम लोग आपको एसमोगलू के बैक क्वेश्चंस के वीडियोस भी प्रोवाइड करेंगे। इसलिए मैं कह रहा हूँ वो करने के लिए आपको कि एग्ज़ाम में आप मैनकीव पढ़ रहे हैं, वो एसमोगलू के बैक क्वेश्चंस आपको पूछ सकता है। इसलिए हम आपको एसमोगलू के बैक क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करेंगे वीडियोज़ के अंदर। आप भी प्रैक्टिस ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, अच्छा अब सिलेबस पे आते हैं। आज की क्लास के लास्ट पार्ट पे आते हैं। हमारा सिलेबस क्या है, देखिए हमारे पास यहाँ पे बेसिकली 4 यूनिट्स हैं। देयर आर 4 यूनिट्स। फर्स्ट यूनिट बहुत इंट्रोडक्टरी है, जिसके अंदर है इंट्रोडक्शन टू ट्रेड ऑफ। मैं सिलेबस अपनी वेबसाइट से करूँगा डिस्कस, मैंने कंटेंट वाले लिख के दिए हैं आपको। इसमें पहला चैप्टर जो हमको पढ़ना है मैनकीव का चैप्टर नंबर 1 है, और यहाँ हमको पढ़ना है 10 प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स। आपके कोर्स में 10 की बजाय 7 कर दिए, मगर मैं कहूँगा आप 10 के 10 पढ़ लीजिएगा, कोई इशू नहीं है उसमें। बहुत बेसिक से चैप्टर है। प्रिंसिपल्स क्या है इकोनॉमिक्स के, बेसिक प्रिंसिपल्स हैं वो स्टडी करने। सेकंड जो हमारे पास चैप्टर है वो है थिंकिंग लाइक एन इकोनॉमिस्ट। थिंकिंग लाइक एन इकोनॉमिस्ट, ये मैनकीव के चैप्टर नंबर 2 से पढ़ना है। यहाँ पे आपको पढ़ना है साइंटिफिक मेथड। सबसे इम्पॉर्टेंट है यहाँ पे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों। इसमें से लगभग हर साल एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता ही है, तो बहुत ध्यान से आपको ये टॉपिक पढ़ना है। PPF कैसे बनती है, ठीक है, उसके क्या फीचर्स हैं, वो सब आपको मैंने डिटेल में लेक्चर्स में दिए हुए हैं। आपको बहुत ध्यान से पढ़ना है सब कुछ। इसके बाद थर्ड चैप्टर जो है वो है इंटरडिपेंडेंस एंड गेन्स फ्रॉम ट्रेड।
यहाँ पे जो इंटरनेशनल ट्रेड की बात हो रही है, कंट्री जब आपस में ट्रेड करती हैं तो कैसे एक दूसरे पे डिपेंडेंट होती हैं, उनका ट्रेड करने का ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या फ़ायदा होता है ट्रेड से। यहाँ पे हम दो चीज़ें प्राइमरीली पढ़ते हैं, एक को बोलते हैं एब्सोल्यूट एडवांटेज, दूसरे को बोलते हैं कंपैरेटिव एडवांटेज। जैसे कि अक्सर बोलता हूँ कि ये जो नया कोर्स डीयू लेकर आई है, दिस इज़ द गेटवे टू इकोनॉमिक्स ऑनर्स। यहाँ से आपके सामने एक विंडो खुलती है, आप पूरे इकोनॉमिक्स ऑनर्स के करिकुलम को देख सकते हैं आगे क्या क्या आने वाला है। तो एक सब्जेक्ट आता है थर्ड ईयर में जाके जिसको बोलते हैं हम लोग इंटरनेशनल ट्रेड, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स भी कह सकते हैं। वहाँ पे डिटेल में आप ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं, मगर यहाँ पे एक इसका इंट्रोडक्शन है एब्सोल्यूट एडवांटेज और कंपैरेटिव एडवांटेज का। इसको हम लोग रिकार्डियन मॉडल भी बोलते हैं, डेविड रिकार्डो इकोनॉमिस्ट हुए, रिकार्डियन मॉडल भी बोलते हैं। तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है, यहाँ से आपको न्यूमेरिकल पढ़ना होगा, कंसेप्ट तो पढ़ना ऑब्वियसली, इसके ऊपर न्यूमेरिकल एग्जाम में आता है। तो फर्स्ट यूनिट हो गया जी हमारा। अभी एग्जाम पैटर्न पे आऊँगा, कहाँ से कितने नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं वो भी आऊँगा। फिर सेकंड यूनिट पे आते हैं, ये वो यूनिट है जो बच्चों को बहुत पसंद आती है, सब बच्चों को ये यूनिट बहुत अच्छी लगती है क्योंकि ये स्कूल लेवल से आप पढ़ कर आते हैं। ये ऐसे टॉपिक हैं जो आपको वैसे भी टिप्स पे होते हैं। देखो बच्चे जो होते हैं 11th-12th में जितनी जान लगा के पढ़ते हैं, शायद उतनी लाइफ में फिर दोबारा कभी उतना नहीं पढ़ते। तो ये वो टॉपिक्स हैं जब स्कूल में आप अच्छे से पढ़ कर आए हैं। इसमें ज़्यादा चीज़ें ऐसी हैं जो आप जानते हैं, कुछ नया भी होगा, लेकिन शुरुआत के ज़्यादातर टॉपिक्स आप जानते हैं। डिमांड क्या है, सप्लाई क्या है, और इक्विलिब्रियम किसको बोलते हैं। पहला चैप्टर तो ये है जो मैनके चैप्टर 4 से पढ़ना है हमको। कितने मिनट्स के लेक्चर मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है, कितने ड्यूरेशन के लेक्चर्स आपको मिलने वाले हैं वो लिखा हुआ है। इसके बाद दूसरा चैप्टर जो है वो भी आप जानते हैं, स्कूल से पढ़कर आते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी, प्राइस इलास्टिसिटी, क्रॉस इलास्टिसिटी। आप पढ़ेंगे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इलास्टिसिटी पे असर डालते हैं, ठीक है। एक नया टॉपिक आएगा वो है एप्लीकेशंस ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड एंड इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। इकोनॉमिक एप्लीकेशंस क्या हैं, ये नया टॉपिक है, या पहले से नहीं जानते हैं, ये आप नई बात पढ़ने वाले हैं। बाकी सब कुछ मैं ऐसा मानता हूँ ये सब टॉपिक्स आप स्कूल से पढ़कर आते हैं। ये दो चैप्टर ऐसे हैं जो आपको स्कूल लेवल से आते होते हैं, इसमें कोई बहुत ज़्यादा इफ एंड बट नहीं है, सब बच्चों को आते हैं, आपको भी ज़रूर आते होंगे। ओके जी, अब इसके बाद आता है गवर्नमेंट पॉलिसीज़, सप्लाई डिमांड एंड गवर्नमेंट पॉलिसीज़। मैनके चैप्टर 6 से पढ़ना है हमको ये। यहाँ पे दो टॉपिक्स हैं, एक तो है प्राइस कंट्रोल और दूसरा है टैक्सेस। अब प्राइस कंट्रोल कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है, किसी चीज़ के प्राइस के ऊपर लिमिट लगाती है, कभी अपर लिमिट लगाती है, कभी लोअर लिमिट लगाती है। देखिए अगर किसी कमोडिटी की शॉर्टेज हो जाती है, शॉर्टेज, सप्लाई कम है डिमांड ज़्यादा है, तो उसका प्राइस बहुत तेज़ी से बढ़ने लगता है। जैसे अभी टमाटर 250 रुपये पहुँच गए थे, सबको पता है, 250 रुपये पर केजी। शॉर्टेज हो गई, डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है, गवर्नमेंट ने इंटरफियर नहीं किया, लेकिन अगर करती तो वो एक अपर लिमिट लगाती, उसको बोलते हैं प्राइस सीलिंग। कभी कभी क्या होता है, डिमांड बहुत कम हो जाती है, सप्लाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, ऐसे में जो कमोडिटी उसका प्राइस एकदम नीचे जाना शुरू हो जाता है, बहुत कम हो जाता है प्राइस, उसको बोलते हैं हम लोग, वहाँ पे गवर्नमेंट एक लिमिट लगाती है, उसको बोलते हैं प्राइस फ्लोर। तो प्राइस सीलिंग क्या है, प्राइस फ्लोर क्या है, उसके इकोनॉमिक एग्जांपल्स कौन कौन से हैं, उसके ऊपर न्यूमेरिकल्स कैसे सॉल्व होते हैं, ये सब यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ये बहुत अच्छा टॉपिक है, इसका एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है, पढ़ने में अच्छा लगेगा, इंटरेस्टिंग भी है, आसान भी है, और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट भी है। दूसरा टॉपिक आता है टैक्सेस। गवर्नमेंट टैक्स लगाती है, टैक्स बायर पे भी लगता है, टैक्स सेलर पे भी लगता है। अगर बायर पे लगेगा तो उसका क्या इम्प्लीकेशन है, सेलर पे लगेगा तो उसका क्या इम्प्लीकेशन है, और ये टैक्स के ऊपर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का क्या फ़र्क पड़ता है, टैक्स के ऊपर इलास्टिसिटी सप्लाई का क्या असर पड़ता है, क्या अगर बायर पे टैक्स लगा तो सेलर को भी कुछ बर्डन लेना होगा, या अगर सेलर पे टैक्स लगा तो क्या बायर को भी कुछ बर्डन लेना होगा, कितना कितना बर्डन दोनों शेयर करेंगे। इसके कंसेप्ट्स भी हैं और इसके ऊपर ढेरों न्यूमेरिकल्स भी हैं जो हमने क्लास में आपके साथ डिस्कस किए हैं। तो ये भी टॉपिक मज़ेदार है, एग्ज़ाम में क्वेश्चन इसका भी आता है, आपको अच्छा लगेगा पढ़ के। इसके बाद अगला टॉपिक है कंज्यूमर सरप्लस एंड प्रोड्यूसर सरप्लस। ये भी नया टॉपिक है, कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस, और मार्केट एफिशिएंसी। एफिशिएंसी किसको बोलते हैं, एफिशिएंट का मतलब क्या होता है, ये यहाँ पे आप पढ़ेंगे। एक नई टर्म है एफिशिएंसी।
देखिए, आप समझेंगे एफिशिएंसी क्या सर, जो काम बहुत अच्छे तरीके से हो जाए वो एफिशिएंट है, आप ऐसा समझेंगे शायद। लेकिन इकोनॉमिक्स में एफिशिएंसी की एक प्रॉपर डेफिनेशन है जो आपको क्रिस्टल क्लियर कर देती है हम एफिशिएंट का मतलब क्या है हमारे लिए, हम किसको एफिशिएंट बोलते हैं। इसको हम बोलते हैं परेटो एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये कंज्यूमर सरप्लस, प्रोड्यूसर सरप्लस और एफिशिएंसी इसको बताएंगे। यहाँ पे एक नई चीज़ आती है जिसको बोलते हैं हम लोग डेड वेट लॉस। डेड वेट लॉस इज द लॉस ऑफ सरप्लस, यानी किसी वजह से, किसी गवर्नमेंट पॉलिसी की वजह से या किसी और रीज़न से अगर मार्केट अपने पूरे सरप्लस को कैप्चर नहीं कर पा रही है, या तो कंज्यूमर्स अपना कुछ सरप्लस लूज कर रहे हैं या प्रोड्यूसर्स लूज कर रहे हैं या दोनों लूज कर रहे हैं, उसको बोलते हैं, उस लॉस ऑफ सरप्लस को बोलते हैं डेड वेट लॉस। और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, ठीक है, एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से तो है ही, अदरवाइज भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत काम आएगा बहुत दूर तक आपके, राइट। तो यहाँ पे पढ़ेंगे आप लोग। इसके बाद नेक्स्ट जो टॉपिक है, लास्ट चैप्टर आता है, वो है इंटरनेशनल ट्रेड। पहले भी आपको मैंने बताया था इंटरनेशनल ट्रेड का एक टॉपिक आया था, एब्सोल्यूट एडवांटेज एंड कंपैरेटिव एडवांटेज। अब यहाँ हम ये समझेंगे कि अगर दो कंट्रीज आपस में ट्रेड करती हैं, जैसे इंडिया में टमाटर सोचो 250 रुपीज़ पर केजी चल रहे हैं, और चाइना में टमाटर अगर मान लो सेम करेंसी है, तो अभी करेंसी का डिफरेंस भी समझेंगे, वो आगे जाके आएगा इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स में। फिलहाल के लिए मान लेते हैं सेम करेंसी की बात हो रही है, और चाइना में टमाटर अगर 150 रुपीज़ पर केजी हैं, तो क्या होगा, नेचुरली क्या होना चाहिए, फिर इंडिया चाइना से टमाटर खरीदेगा, ठीक है। और जो प्राइस होगा, क्योंकि चाइना में अब सप्लाई कम होगी तो वहाँ प्राइस बढ़ेगा, इंडिया में सप्लाई बढ़ेगी तो यहाँ प्राइस कम होगा, अल्टीमेटली दोनों का प्राइस एक जगह जाके मैच करेगा। सपोज 200 पे आ गया, वहाँ भी प्राइस 200 पर केजी हो गया, यहाँ भी 200 पर केजी हो गया। तो ये कैसे डिसाइड होता है, कौन खरीदेगा कौन बेचेगा, और इस ट्रेड के बाद प्राइस क्या होगा, इसका कंसेप्ट है, डायग्राम्स है, न्यूमेरिकल्स है। कभी कभी गवर्नमेंट क्या करती है, टैरिफ लगा देती है। अगर आप बाहर दूसरी कंट्री से सामान खरीद के ला रहे हैं तो आपके ऊपर टैरिफ लग जाता है। ये लोकल मतलब डोमेस्टिक, लोकल मतलब घटिया नहीं, आप लोकल समझते हैं ना क्या, लोकल यार लोकल है, लोकल घटिया नहीं होता, लोकल मतलब क्या होता है, डोमेस्टिक। इकोनॉमिक्स में लोकल का मतलब होता है डोमेस्टिक, समझना बात को, ठीक है। तो कभी कभी लोकल प्रोड्यूसर्स को प्रोटेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट इंपोर्ट्स के ऊपर टैरिफ लगा देती है कि आप अगर दूसरे देश से सामान खरीद के लाएंगे, मान लीजिए 100 का लेकर आए, तो हमने 10 रुपीज़ का आप पे लगा दिया टैरिफ, अब आपको पड़ गया 110 रुपीज़ का, ठीक है। आपकी कॉस्ट बढ़ जाएगी ताकि आपका इंसेंटिव कम हो जाए, बाहर से खरीदें। हर कोई चाहता है हमारी इकॉनमी से गुड्स ज़्यादा सेल हों, बाहर से हम खरीदना नहीं चाहते हैं। अब अगर गवर्नमेंट टैरिफ लगाती है तो टैरिफ का क्या इम्पैक्ट होगा, बाइंग कंट्री पे क्या इम्पैक्ट होगा, सेलिंग कंट्री पे क्या इम्पैक्ट होगा, अब इक्विलिब्रियम का प्राइस क्या आएगा, वो सब यहाँ पे हम लोग पढ़ने वाले हैं। फिर हम पढ़ेंगे इंटरनेशनल ट्रेड होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। आप पढ़ते थे ना स्कूल में, डिबेट्स करते थे, फॉर द मोशन, अगेंस्ट द मोशन। इंटरनेशनल ट्रेड के बेनिफिट्स आपको डिस्कस करेंगे और इंटरनेशनल ट्रेड के ड्रॉबैक्स डिस्कस करेंगे। ये थ्योरी के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में क्वेश्चन इसका आ सकता है। तो यहाँ पे आके ये यूनिट 2 भी हमारी ख़त्म हो जाती है। इसके बाद हम बात करते हैं यूनिट नंबर 3 की। यूनिट नंबर 3 जो है उसमें पहला टॉपिक हमको पढ़ना है मैनकीफ से चैप्टर नंबर 8 वहाँ नहीं था, यहाँ है, वहाँ 7 और 9 था, 8 छूट गया था, 8 यहाँ पर, जिसमें बोल रहा था आपको डेड वेट लॉस। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ में क्या होता है, कभी कभी जो सरप्लस कंज्यूमर लूज़ करते हैं वो प्रोड्यूसर गेन नहीं कर पाते, वो लॉस हो जाता है, या प्रोड्यूसर कंज्यूमर दोनों लूज़ कर देते हैं। तो जो मार्केट का सरप्लस लॉस्ट हो गया किसी पॉलिसी की वजह से, टैक्स की वजह से, और बहुत सारे कारण होते हैं, तो उस लॉस को हम लोग यहाँ पढ़ने वाले हैं, डेड वेट लॉस। टैक्स का पढ़ेंगे, टैक्स का क्या डेड वेट लॉस होता है, उस डेड वेट लॉस के ऊपर कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो असर डालते हैं, कौन से फैक्टर्स डिटरमाइन करते हैं डेड वेट लॉस को, और डेड वेट लॉस का टैक्स से क्या रिलेशन है। टैक्स, अगर हम टैक्स रेट बढ़ा देते हैं तो डेड वेट लॉस बढ़ेगा कि कम होगा, घटा देंगे तो क्या होगा। इसके ऊपर कर्व बनती है, इसको बोलते हैं लैफर कर्व। ये बहुत इंपॉर्टेंट कर्व है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके ऊपर आप न्यूमेरिकल भी पढ़ेंगे और इसके ऊपर थ्योरी कंसेप्ट तो सर्टेनली हैं ही। देखिए, आपको मैं एक बात बता देता हूँ, इकोनॉमिक्स ऑनर्स की जर्नी में माइक्रो के साथ मैथ्स जो है वो अटैच्ड है परमानेंटली। इन दोनों को आप आइसोलेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो जब भी माइक्रो की बात आएगी, यहाँ सेमेस्टर 1 में तो मैथ्स अभी कम है, आप 3 और 4 में जाएंगे, जब वहाँ पे जब इंटरमीडिएट माइक्रो आएगी तो वहाँ पे मैथ्स और ज़्यादा है, उसका इंटीग्रेशन माइक्रो के साथ।
तो इसलिए न्यूमेरिकल्स का पोर्शन कंटेंट रहता है, यहाँ भी है और आगे भी रहेगा। नेक्स्ट जो है हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर है एक्सटर्नैलिटीज़ का। एक्सटर्नैलिटीज़ का जो चैप्टर है, एक्सटर्नैलिटीज़ एक नया कंसेप्ट है जो आप स्कूल से नहीं जानते हैं। देखिए, आपका जो पड़ोसी है उसने अपने घर के बाहर एक बहुत खूबसूरत सा गार्डन लगा दिया है। आप सुबह उठ के अपनी बालकनी में आते हैं, आप देखते हैं वाह क्या सुंदर सुंदर से फूल खिले हुए हैं, कितनी बढ़िया खुशबू आ रही है उसके गार्डन से। आपने उसके लिए क्या किया? कुछ नहीं किया। जो कुछ किया उसने किया, आपको तो सिर्फ फ्री में उसका फ़ायदा मिल रहा है। या ऐसा हो सकता है किसी के पड़ोसी ने अपने घर में फैक्ट्री लगा दी, दिन रात वहाँ पे प्रोडक्शन चल रहा है, शोर गुल, धुआं, पॉल्यूशन, ना जाने क्या क्या। अब इसके लिए भी उस आदमी ने तो कुछ किया नहीं, जो कुछ किया उसके पड़ोसी ने किया, अब उसका नेगेटिव इम्पैक्ट वो फेस कर रहा है। तो इसी को एक्सटर्नैलिटी बोलते हैं। अभी एक छोटा सा एग्जांपल दिया, बस खाली डिटेल में क्लास में पढ़ाएंगे आपको। तो एक्सटर्नैलिटीज़ पॉजिटिव होती हैं, नेगेटिव होती हैं, उसके क्या इम्पैक्ट होते हैं, उसको कैसे कंटेन किया जाता है। एक्सटर्नैलिटीज़ की वजह से भी क्या मार्केट में डेड वेट लॉस होता है, कोई वेलफेयर लॉस होता है, मार्केट में कोई इनएफिशिएंसी आती है, कैसे उसको कंट्रोल किया जा सकता है। ठीक है, एक थ्योरम होती है, इसको बोलते हैं कोज थ्योरम। क्या एक्सटर्नैलिटीज़ का प्राइवेट सॉल्यूशन हो सकता है या गवर्नमेंट को रूल बनाना पड़ेगा, गवर्नमेंट कैसे सॉल्व कर सकती है, ये सब बातें यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। ये थ्योरी में ज़्यादा रहेगा, ये अभी सेमेस्टर 4 में फिर से लौट कर आएगा टॉपिक आपके पास माइक्रो के अंदर ही, वहाँ डिटेल्ड न्यूमेरिकल्स होंगे। यहाँ पे अभी थ्योरी पोर्शन ज़्यादा रहेगा। अभी सेमेस्टर 1 में अभी थ्योरी है। मैं बार बार इसलिए बोलता हूँ कि गेटवे है, क्योंकि आप देखिए ये जितने भी टॉपिक सब लौट कर आएंगे। ये जो हमने कंटेंट पढ़ा था ऊपर, ये जो ऊपर कंटेंट पढ़ा था, ये इंटरनेशनल ट्रेड में आएगा। ये एक सब्जेक्ट आता है पब्लिक इकोनॉमिक्स, उसमें आएगा। ठीक है, और ये जो कंटेंट अब आ रहा है ये माइक्रो में आएगा आगे सेमेस्टर 4 में, डिटेल में इसके न्यूमेरिकल्स भी आएंगे। ठीक है, इससे अगला चैप्टर है हमारे पास है पब्लिक गुड्स। पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सर, बहुत ज़रूरी बात है पब्लिक गुड्स क्या होते हैं। और अभी तो ऑब्वियसली थ्योरी रहेगी, अभी तो थ्योरी रहेगी। आप सड़क पर चलते हैं, सड़क जो है उस पर कोई भी चल सकता है, जिसको जो नॉन राइवल है, आप सड़क पर चलेंगे तो सड़क टूट तो जाएगी नहीं, और कोई आपको उस पर चलने से रोक नहीं सकता है। कोई नहीं कह सकता यहाँ मत चलो, क्योंकि सड़क सबके लिए। तो ऐसी कोई कमोडिटी जिसको कोई भी यूज़ कर सकता है, नॉन एक्सक्लूडेबल, किसी को एक्सक्लूड नहीं किया जा सकता, और किसी एक के कंज्यूम करने से दूसरे का कंजम्पशन खत्म नहीं हो जाता। आप सड़क पे चल दिए तो सड़क टूट नहीं जाएगी, खत्म नहीं हो जाएगी, दूसरे लोग भी यूज़ कर सकते हैं। नॉन राइवल, एक एप्पल है, आपने खा लिया तो खत्म, दूसरा नहीं खा सकता वो सेम एप्पल। लेकिन वो सड़क जिस पे आप चल रहे हैं उसी जगह पे दूसरा आदमी भी चल सकता है आपके चले जाने के बाद, तो वो नॉन राइवल है, नॉन एक्सक्लूडेबल है। ऐसे गुड्स को पब्लिक गुड्स बोलते हैं। ये पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, इसके अंदर बहुत सारे नोशंस हैं पब्लिक गुड्स के कंसेप्ट के अंदर। एक होते हैं क्लब गुड्स। क्लब गुड्स क्या होते हैं, कॉमन रिसोर्स क्या होता है, इंटरेस्टिंग नोशंस हैं, बड़े इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स दिए मैंने इस क्लास के अंदर, बहुत मज़ा आएगा पढ़ के आपको। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पर भी ये थ्योरी में है। सेमेस्टर 4 में जब आप जाएंगे माइक्रो के अंदर, वहाँ ये टॉपिक, ये एक्सटर्नैलिटीज़ भी, पब्लिक गुड्स भी, ये आपके सामने आएगा और वहाँ न्यूमेरिकल्स होंगे। सेमेस्टर 5 में जाके एक और सब्जेक्ट आता है, उसको बोलते हैं पब्लिक इकोनॉमिक्स। पब्लिक इकोनॉमिक्स में भी ये आएंगे, वहाँ कुछ नई थ्योरीज होंगी इनकी, और जो सेमेस्टर 4 में नहीं पढ़ेंगे उसके आगे कुछ और थ्योरीज हैं वहाँ पढ़ेंगे सेमेस्टर 5 पब्लिक में, और कुछ अलग तरह के न्यूमेरिकल्स भी आएंगे वहाँ पे हमारे पास। राइट, तो ये तो यहाँ पे यूनिट 3 का काम हो गया, यूनिट 3 ख़त्म हो जाती है और ये यहाँ पे मैनकीव का रोल फिनिश हो जाता है। इसके बाद जो लास्ट यूनिट है वो हमको पढ़नी है दीक्षित की रीडिंग में से। उसमें 2 चैप्टर पढ़ने हैं, गेम्स ऑफ स्ट्रैटेजी और दूसरा डिसीजंस वर्सेस गेम्स। ये बेसिकली गेम थ्योरी है। गेम थ्योरी भी आप पढ़ेंगे माइक्रो, यहाँ एक इंट्रोडक्शन अभी बताऊंगा यहाँ क्या है, सेमेस्टर 4 में माइक्रो में आएगा, और आप इसको एक ऑप्शनल पेपर ले सकते हैं सेमेस्टर 5 में जाके भी, एक सब्जेक्ट है गेम थ्योरी का। गेम थ्योरी होती क्या है बेसिकली, समझिए। देखिए, आप आज कॉलेज जा रहे हैं, लेकिन आपका आज पढ़ने का मूड बिल्कुल नहीं है। आज आपका मन है कि आपके किसी फेवरेट हीरो या हीरोइन की पिक्चर लगी है और वो देखने जानी है, आज पढ़ना नहीं है। अब आप अकेले तो जाएंगे नहीं, अकेले जाके क्या मजा आएगा, आपको अपने फ्रेंड्स को साथ लेके जाना है। अब एक स्ट्रैटेजी बनाते हैं आप, कैसे उसको कन्विंस करना है कि आज कॉलेज छोड़कर पिक्चर देखने जाना है। आपका दोस्त भी जानता होगा कि ये हीरो हीरोइन इसका फेवरेट है, ये ज़रूर मुझे इंसिस्ट करेगा मूवी देखने जाने के लिए।
वो भी स्ट्रैटेजी बनाकर आया है कि नहीं जाना है। तो आप दोनों एक दूसरे से इंटरेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ स्ट्रैटेजीज यूज कर रहे हैं, यही गेम होती है। आप अपनी पॉकेट मनी बढ़ाना चाहते हैं, पेरेंट्स के सामने एक प्रस्ताव रखते हैं, ये देखिए इतना खर्चा बढ़ गया है, ऐसा हो गया है, वैसा हो गया है, मेरी पॉकेट मनी को इंक्रीज़ कर दिया जाए। पेरेंट्स को भी पता है भाई फिजूल खर्ची हो सकती है, वो रोकना चाहते हैं फिजूल खर्ची को, तो वो भी आपको कुछ बोलते हैं। तो जो हम आपस में जो लोग इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे के साथ, हमारी जो स्ट्रैटेजीज हम यूज़ करते हैं वो गेम्स हैं। फर्म्स, बिजनेस फर्म्स एक दूसरे के अगेंस्ट, जो राइवल फर्म्स हैं वो एक दूसरे के अगेंस्ट स्ट्रैटेजीज यूज़ करती हैं। बायर्स सेलर्स के अगेंस्ट यूज़ करते हैं, सेलर्स बायर्स के अगेंस्ट यूज़ करते हैं। होता है ना, आप जब जाते हैं कुछ सामान खरीदने, दुकान पे गए, दुकानदार ने बोला 100 रुपीज़ का, अरे भैया 100 का है, वो साथ में दुकान है 2 दुकान छोड़ के, वो तो 70 रुपीज़ का दे रहा है, आप 100 का कैसे दे सकते हैं? तो आप बेसिकली आपको पता नहीं साथ दुकान में है क्या, बट ऐसा लोग अक्सर बोलते हैं। तो ये क्या है, ये स्ट्रैटेजीज हम यूज़ करते हैं। तो स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, उसका इफेक्ट क्या होता है, दोनों प्लेयर्स पे क्या इफेक्ट पड़ता है। ऑब्वियसली हम 2 प्लेयर्स की बात करेंगे यहाँ पर, दोस्त ज़रा की बात अभी नहीं करेंगे, आगे जाके दोस्त ज़रा की बात भी होगी, फिलहाल 2 की बात ही करेंगे। स्ट्रैटेजीज क्या होती हैं, उनका इफेक्ट क्या होता है। स्ट्रैटेजीज के इफेक्ट को पे ऑफ बोलते हैं। पे ऑफ क्या होता है, फिर एक आता है इक्विलिब्रियम, जब दोनों अपनी स्ट्रैटेजीज चल देते हैं तो कहाँ रुकेंगे, क्या मूवी देखने जाएंगे या कॉलेज में क्लास अटेंड करेंगे, अल्टीमेटली होगा क्या, वो उसको बोलते हैं इक्विलिब्रियम। वो कैसे डिसाइड होगा, वो सब यहाँ पे आपने पढ़ना है। कुछ गेम्स के एग्जाम्पल्स हैं जो आपको चैप्टर नंबर 13 में पढ़ना है, कुछ एग्जाम्पल्स है गेम्स के, ठीक है। तो वो एग्जाम्पल्स हमको यहाँ पे डिस्कस करने हैं, पढ़ने। ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, थ्योरी में है, न्यूमेरिकल्स इसमें नहीं है। आगे जाके जब मैंने जैसे बोल रहा हूँ बार बार मैं कि ये सब्जेक्ट इंट्रोडक्टरी है, अभी तो गेटवे है, आप आगे जब जाएंगे ये भी गेम थ्योरी सेमेस्टर 4 में आपके सामने आएगी माइक्रो इकोनॉमिक्स में, और सेमेस्टर 5 में एक ऑप्शनल सब्जेक्ट बन के आती है, आप चाहें चूज़ कर सकते हैं। वहाँ पे न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा होंगे, फिलहाल नहीं है, फिलहाल न्यूमेरिकल्स ना के बराबर है। तो ये पूरा सिलेबस है हमारा जो हमने आपके साथ डिस्कस किया, राइट। तो बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, बहुत इंटरेस्टिंग सिलेबस है, और बहुत मतलब बैलेंस्ड है। मैं ये नहीं कहूँगा कि बहुत मुश्किल है या बहुत आसान है, बैलेंस्ड है। आपको पढ़ के नॉलेज भी मिलेगी और ऐसा भी नहीं लगेगा कि बहुत बर्डनसम है सब्जेक्ट, ये बहुत मुश्किल आ रही है समझने में, ऐसा नहीं लगेगा, बिल्कुल ऐसा नहीं लगेगा। जो बच्चे पढ़ेंगे उनको ईजिली सब कुछ समझ में आएगा। बाकी हम लोग तो हैं ही, फिर आपको अगर कोई भी किसी तरह की कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत है, कोई बात समझ नहीं आ रही है, तो मैंने आपको सारा प्रोसेस पहले ही समझा दिया वीडियो के फर्स्ट पार्ट में कि हम लोग किस तरह से आपको असिस्ट करते हैं। फिर भी कुछ अगर ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने हमारा कोर्स सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है, वो कुछ बात पूछना चाहते हैं, तो आप व्हाट्सएप मैसेज लिख के अपनी बात मेरे साथ डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है जी, राइट, ओके, थैंक यू। व्हाट्सएप नंबर वैसे मेरा चल रहा है, ऊपर भी नंबर आपके सामने आ रहा है, और वेबसाइट पे तो नंबर कई जगह लिखा होता ही है, शायद वेबसाइट डेवलपर ने कई जगह नंबर लिखा हुआ है। अच्छा, एक चीज़ रह गई, ये लिखा है नंबर यहाँ पे 9899192027, एग्ज़ाम पैटर्न रह गया, वाइंड अप करने से पहले बता देता हूँ। देखिए एग्जाम पैटर्न में क्या है, क्योंकि अब सिलेबस चेंज होके पहली बार एग्जाम होगा नए सिलेबस का, तो उन्होंने अभी यूनिवर्सिटी ने ये बताया, यूनिट 1 के 15 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, यूनिट 2 के 45 मार्क्स के, यूनिट 3 के 25 मार्क्स के, और यूनिट 4 के 5 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 1 2 3 4, ठीक है जी। तो यूनिट 4 जिसमें गेम थ्योरी फिर सिर्फ 5 मार्क्स की है। मेन जो चंक है सब्जेक्ट का वो यूनिट 2 के अंदर है, 45 मार्क्स, ठीक है, का आपका सब्जेक्ट है। ये यहाँ टाइपिंग एरर है, ये 90 मार्क्स का पेपर होने वाला है आपका, ये टाइपिंग एरर है यहाँ पे, आप टोटल भी कर लेंगे इसको तो 90 मार्क्स आ रहे हैं आपके। इसको ठीक करवा दूंगा मैं, 90 है, इसको ठीक कर लीजिए। 90 मार्क्स का टोटल आपका पेपर होगा, उस 90 मार्क्स में से 15 मार्क्स की यूनिट 1 आएगी, 45 मार्क्स की यूनिट 2 आएगी, 25 मार्क्स की यूनिट 3 आएगी, जिसमें वो यूनिट 3 में था ना एक्सटर्नैलिटीज़, पब्लिक गुड्स और डेबिट लॉस ऑफ टैक्सेशन। यूनिट 4 गेम थ्योरी की 5 मार्क्स की आएगी। सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट 2 है जिसको ध्यान से आपको करना होगा, राइट, समझ गए, ठीक है जी। तो ये आज के लिए इतना ही। अभी फिर भी किसी के मन में कोई क्वेरी हो, कोई बात पूछनी हो, कुछ समझ ना आया हो, कुछ डिस्कस करना हो, आप पूछ सकते हैं। वैसे ये आप ये सिलेबस, ये रीडिंग लिस्ट आप DSC की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इकॉन DSC पे जब जाएंगे वहाँ पे जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे ये कंटेंट वहाँ से आपको मिल जाएगा। हमारी वेबसाइट पे भी मैंने लिंक लगाया हुआ है, आप चाहें तो यहाँ से भी
इस पर करेंगे क्लिक हेयर फॉर रीडिंग लिस्ट पे, आप यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है जी, ओके, गुड बाय, थैंक यू, टेक केयर।